हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2008 में रिलीज हुई माइंड ब्लोइंग मूवी वांटेड को। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके मेन लीड में हमें एंजेलिना जोली, जेम्स मैकओवे और मॉर्गन फ्रीमैन देखने को मिले थे। ये कहानी है एक यंग लड़के की जो कि अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और उसके पिता के कातिल को मारने के लिए सलोन नाम का एक आदमी उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग भी देता है। लेकिन मूवी के खत्म होने तक हमें काफी सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस एक्शन मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ वेस्ली नाम का एक अकाउंट मैनेजर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि आज उसकी बॉस का बर्थडे है और उस ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज को जबरदस्ती एंजॉय करना पड़ रहा है। वेस्ली अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कैथी मेरे ही दोस्त कैरी के साथ मुझ पर चीट कर रही है और ये सब पता होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि वेस्ली के पैदा होते ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और वेस्ली आज भी जब इस बारे में सोचता है तो उसे काफी दुख होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर एक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक दुकान में एक बुलेट की जांच करवाने के लिए आता है। लेकिन जांच करने वाली लेडी बताती है कि इस बुलेट पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे हम इसके बनाने वाले को ढूंढ सकें। यहाँ मिस्टर एक्स लेडी को बताता है कि हमारा दुश्मन हमारे साथ काम करने वाले सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। तभी अचानक से बुलेट चेक करने वाली लेडी के सिर पर एक गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। मिस्टर एक्स समझ जाता है कि गोली पास की ही बिल्डिंग से आई है। वो तेजी से भागकर अपनी बिल्डिंग के सबसे आखिरी छोर पर जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ कूदता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस आदमी के पास निशाना लगाने की अद्भुत स्किल्स हैं। मिस्टर एक्स हवा में ही सामने की बिल्डिंग पर बैठे लोगों को गन से शूट करके मार डालता है और जब वो बिल्डिंग पर पहुंचता है तब मिस्टर एक्स को एक कॉल आता है। मिस्टर एक्स कहता है कि तुमने हमारी बिरादरी के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें मरना होगा। लेकिन फोन पर बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा वो सिर्फ 4 थे। मिस्टर एक्स अपने पैरों के पास देखता है तो वहाँ एक निशान बना था और तभी एक गोली मिस्टर एक्स के सिर के आर पार निकल जाती है। यहाँ से मूवी रिवर्स में जाती है और हम देखते हैं कि काफी दूर बैठे हुए स्नाइपर ने मिस्टर एक्स पर गोली चलाई थी। सीन यहीं कट होता है और हम वेस्ली को उसके घर पर देखते हैं। सुबह सुबह उसकी गर्लफ्रेंड उसे डांट रही थी क्योंकि उनका घर एक रेलवे की पटरी के पास था और उसके शोर से कैथी काफी तंग हो चुकी थी। यहाँ हमें समझ आता है कि कैथी और वेस्ली के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वेस्ली रोज की तरह फिर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है और ऑफिस पहुंचने पर उसकी बॉस जेनिस फिर से उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने जेनिस का दिया हुआ काम अभी तक पूरा नहीं किया था। यहाँ जेनिस के डांटने की वजह से वेस्ली की दिल की धड़कन काफी तेज हो जाती है और इसे कंट्रोल करने के लिए वेस्ली हर बार की तरह कुछ गोलियां खा लेता है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वेस्ली कुछ सामान लेने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहां हम देखते हैं कि वही स्नाइपर वेस्ली पर नजर रख रहा था जिसने मिस्टर एक्स का कत्ल किया था। वेस्ली भी समझ जाता है कि कोई इंसान उस पर नजर रखे हुए है। जब वेस्ली पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से वो अपने पीछे एक लड़की को पाता है। इस लड़की का नाम फॉक्स है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे पिता को जानती थी, कल तुम्हारे पिता का कत्ल हो चुका है और जिसने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है वो इस वक्त तुम पर भी नजर रख रहा है। यहाँ हमें समझ आता है कि मिस्टर एक्स वेस्ली के पिता थे। कुछ सेकंड्स बाद ही फॉक्स उस स्नाइपर पर गोली चला देती है लेकिन उसे गोली नहीं लगती। इसके बाद स्नाइपर और फॉक्स एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। हमें समझ आता है कि फॉक्स वेस्ली को बचाने की कोशिश कर रही है। वेस्ली को बचाने के चक्कर में फॉक्स उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। जल्दबाजी में फॉक्स एक पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा देती है लेकिन स्नाइपर अभी भी इन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। वो एक बस लेकर इनका पीछा करने लगता है। स्नाइपर से पीछा छुड़वाने के लिए फॉक्स
अपनी कार के आगे का शीशा तोड़ती है और वहां से बाहर निकलकर स्नाइपर की बस पर गोलियां चलाने लगती है और फोक्स वहां से वेस्ली को लेकर निकल जाती है। आगे हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहां पर स्लोन नाम का एक व्यक्ति वेस्ली को गन देते हुए कहता है कि इस गोली से डस्टबिन पर उड़ने वाली मक्खियों के पर उड़ा दो। वेस्ली को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि मैं एक मामूली अकाउंटेंट हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। तभी वहां खड़ा एक और व्यक्ति वेस्ली के सिर पर गोली रखते हुए कहता है कि या तो तुम गोली चलाओगे या फिर मैं गोली चला दूंगा। यहाँ फिर से वेस्ली के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और जल्दबाजी में वो मक्खियों की तरफ निशाना लगाकर 4 फायर करता है। उसकी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो साइड में जाकर बैठ जाता है और अपनी दवाई खोलने लगता है। तभी स्लोन अपने हाथ में उसे मरी हुई मक्खियां और उनके पंख दिखाता है। ये देखकर ही वेस्ली का पैनिक अटैक बंद हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। यहाँ स्लोन बताता है कि जिस पैनिक अटैक को रोकने के लिए तुम दवाई ले रहे हो, ये कोई बीमारी नहीं है। इस वक्त तुम्हारा दिल 1 मिनट में 400 बार धड़क रहा है और इसी वजह से तुम आम इंसान के मुकाबले चीजों को बारीकी से देख सकते हो। वो बताता है कि दुनिया में कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं, जिसमें से तुम्हारे पिता भी एक थे और ये गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे पिता से ही मिला है। बिना दवाई के भी तुम अपनी इस पावर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वेस्ली स्लोन की तरफ गन करके खड़ा हो जाता है और उसे दूर रहने को कहता है। स्लोन वेस्ली से कहता है कि इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो गन है वो तुम्हारे पिता की है, हमारा कातिलों का परिवार है और तुम्हारे पिता भी हम में से ही एक थे। स्लोन कहता है कि हमने तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन वेस्ली उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन फिर से वेस्ली रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकलता है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले एक बार वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है। वो अपना बैंक अमाउंट देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसमें 36 लाख डॉलर से भी ज्यादा की रकम पड़ी थी। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है और जैनिस फिर से उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब वेस्ली उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है और उसे सारे स्टाफ के सामने बेइज्जत कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं स्टाफ के मेंबर्स को भी काफी खुशी होती है क्योंकि जैनिस सबको डांटने का बहाना ढूंढती रहती थी। यहाँ वेस्ली का फ्रेंड बैरी खुश होकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वेस्ली अपने डेस्क से कीबोर्ड उठाकर उसके मुंह पर मारता है क्योंकि बैरी और वेस्ली की गर्लफ्रेंड काफी दिनों से रिलेशनशिप में थे। आज वेस्ली ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी थी क्योंकि उसके पास अब ढेर सारा पैसा था और अब उसे कुछ पैसों के लिए ऑफिस में काम करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वेस्ली अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और उसे पता लगता है कि पुलिस उसे और फोक्स को ढूंढ रही है क्योंकि कल रात इन दोनों ने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। तभी फोक्स एक गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है और उसे फिर से फैक्ट्री में ले जाती है। यहाँ वेस्ली देखता है कि फैक्ट्री की आड़ में ये लोग कत्ल करने के काम को अंजाम देते हैं। वेस्ली के पूछने पर स्लोन बताता है कि हम इस फैक्ट्री की आड़ नहीं ले रहे, ये हमारा एक अलग काम है। और स्लोन के कहने पर वेस्ली की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फोक्स हर वक्त वेस्ली पर निगरानी रखती है। सबसे पहले वेस्ली को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और एक आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वेस्ली कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और उसका ये जवाब सुनकर वो आदमी वेस्ली को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद एक चाकू चलाने वाला इंसान उसे ट्रेनिंग देता है और इस ट्रेनिंग में भी वो काफी जख्मी हो जाता है। यहाँ सीन कट होता है और वेस्ली की आंखें एक बाथटब में खुलती हैं जिसमें मोम जैसा कुछ भरा था। एक्सटर्मिनेटर नाम का एक व्यक्ति वेस्ली को बताता है कि ये आरोग्य कमरा है और यहाँ तुम्हारे जख्म दिनों की बजाय कुछ ही घंटों में भर जाएंगे। एक्सटर्मिनेटर उसे यहाँ कुछ छोटे बॉम्ब्स भी दिखाता है। वो बॉम्ब को चूहे पर बांधकर उसे दूर रख देता है और रिमोट की मदद से उस चूहे पर बंधे बॉम्ब को उड़ा देता है। इस पर वेस्ली कहता है कि इन लोगों के साथ रह रहकर तुम भी पागल हो चुके हो,
अगले दिन जब वेस्ली उठता है तो वो काफी हेल्दी महसूस करता है और फोक्स उसे गन स्मिथ के पास लेकर जाती है जो उसे निशाना लगाना सिखाता है। लेकिन यहाँ फोक्स उसके निशाने के आगे एक मांस का टुकड़ा लटका देती है और वेस्ली से बिना मांस के टुकड़े को नुकसान पहुंचाए निशाना लगाने को कहती है। लेकिन वेस्ली को ये इम्पॉसिबल लगता है। तभी स्लोन वहां आता है और वो कहता है कि इस तरह का निशाना लगाने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और स्लोन झटके से बंदूक को उठाकर सही निशाना लगा देता है। आगे फोक्स उसे ट्रेन पर चलने की ट्रेनिंग देती है। ऐसे ही काफी दिनों तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। लेकिन फोक्स स्लोन को बताती है कि उसकी ट्रेनिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। ये सुनने के बाद स्लोन वेस्ली को एक कमरे में ले जाता है और बताता है कि ये तुम्हारे पिता का कमरा है और इस कमरे में रखी हर एक चीज तुम्हारे पिता की है। स्लोन कहता है कि इन चीजों को अपने आप से जोड़कर देखो, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम कौन हो। अगले दिन फिर से वेस्ली अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और फोक्स उसकी ट्रेनिंग में एक जबरदस्त बदलाव देखती है। अब वेस्ली को एहसास हो गया था कि उसे अपने पिता जैसे काफी मेहनत करनी होगी। वेस्ली दिन प्रतिदिन क्रॉस से बदला लेने के लिए उत्सुक हो रहा था और उसकी ट्रेनिंग भी अब काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी भी वो निशाना लगाने में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन प्रैक्टिस करते हुए फोक्स निशाने के सामने खड़ी हो जाती है और उसे निशाना लगाने को कहती है। अब वेस्ली अपना हाथ घुमाकर निशाने की तरफ गोली चलाता है और वो कामयाब भी हो जाता है। यहाँ स्लोन उसे बताता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि स्लोन वेस्ली को एक कपड़ा बुनने की मशीन दिखाता है। इस कपड़े में एक कोड लैंग्वेज में लोगों के नाम लिखे हुए आते हैं और जिन लोगों का नाम इस पर लिखा होता है इन्हें उन लोगों को मारना पड़ता है। ये लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि धरती पर बुराई कम हो सके। यहाँ स्लोन वेस्ली को रॉबर्ट डाल्टन नाम के एक व्यक्ति का नाम देता है। स्लोन कहता है कि इस आदमी को तुम मारोगे। अगले सीन में वेस्ली फोक्स के साथ उस आदमी को मारने के लिए ट्रेन पर जाता है और जैसे ही उसके ऑफिस की खिड़की में से वो आदमी दिखाई देता है तो वेस्ली अपनी गन उसकी तरफ कर लेता है, लेकिन वो शूट नहीं करता। सीन यहीं कट होता है और हम फिर से अरोग्य कमरे का सीन देखते हैं जहां वेस्ली फोक्स से कहता है कि मैं जिसको मारने वाला था मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो एक अच्छा इंसान है या बुरा। वो कहता है कि सिर्फ कपड़े पर लिखा एक कोड देखकर मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता। यहाँ फोक्स उसे अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती है। वो बताती है कि मैक्स नाम के एक आदमी ने बचपन में ही मेरे डैड को मेरी नजरों के सामने जिंदा जलाकर मार डाला था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक ईमानदार जज थे। फोक्स बताती है कि जब मैं इस बिरादरी में शामिल हुई तब मुझे पता लगा कि मैक्स को मारने के लिए काफी पहले से ही ऑर्डर आ गया था, लेकिन हम में से ही कोई एक मैक्स को मारने में नाकामयाब रहा। अगर टाइम पर मैक्स मारा जाता तो शायद आज मेरे डैड के साथ साथ और भी कई मासूम लोग जिंदा होते। फोक्स की ये बातें सुनकर वेस्ली को उनकी बिरादरी का मकसद समझ में आ जाता है और वो फिर से ट्रेन पर चढ़ता है और इस बार वो रॉबर्ट डाल्टन को मार डालता है। ऐसे ही ऑर्डर मिलने पर वो एक और आदमी को भी मार डालता है, लेकिन वेस्ली की क्रॉस को मारने की इच्छा दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ती रहती है और एक रात रोड पर चलते हुए उसे क्रॉस दिखाई देता है। वेस्ली उस पर गन चला देता है, तभी क्रॉस भी अपनी गन चला देता है। यहाँ दोनों की गोलियां आपस में टकरा जाती हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि क्रॉस के पास भी वही पावर है जैसे कि वेस्ली के पास है। जरूरत पड़ने पर वो भी आसपास की हो रही घटनाओं को बारीकी से देख सकता है। क्रॉस भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वेस्ली के कुछ साथी भी पहुंच जाते हैं और वेस्ली गलती से एक्सटर्मिनेटर पर ही शूट कर देता है। तभी क्रॉस काफी दूर से अपना हाथ घुमाकर वेस्ली की बाजू पर गोली मारता है। आगे हम देखते हैं कि गोली लगने की वजह से एक्सटर्मिनेटर मारा जाता है और जब वेस्ली अपनी बाजू से गोली निकालता है तब उन्हें पहली बार गोली पर एक मार्क मिलता है, जिसकी मदद से वेस्ली उस इंसान को ढूंढ निकालता है जो क्रॉस के लिए बुलेट्स बनाता है। गोली बनाने वाला चर्च का एक पादरी था। वेस्ली को समझ आता है कि क्रॉस ने जानबूझकर उसे ये बुलेट मारी थी
ताकि वो उससे मिल सके। ये सारी बात वेस्ली स्लोन को भी बताता है और वो स्लोन से क्रॉस को मारने की परमिशन भी ले लेता है। वेस्ली के वहां से निकलने के बाद स्लोन फॉक्स को भी एक नाम देता है जो कि वेस्ली का ही था, यानी कि अब वेस्ली को मारने का फरमान भी जारी हो चुका था और वेस्ली को मारने का काम फॉक्स को मिला था। आगे हम देखते हैं कि वेस्ली और फॉक्स पादरी को जान से मारने की धमकी देते हैं, तो पादरी कहता है कि मैं तुम्हें क्रॉस से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे हम रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहां क्रॉस आने वाला था। यहाँ वेस्ली और फॉक्स छिपकर क्रॉस का इंतजार कर रहे थे और पादरी एक ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है पादरी तेजी से एक और भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए वेस्ली और फॉक्स भी भागने लगते हैं। तभी वेस्ली को रियलाइज होता है कि क्रॉस ट्रेन के ही डिब्बे में है, क्योंकि भागते हुए उसने क्रॉस की झलक देख ली थी और क्रॉस को भी पता लग चुका था कि वेस्ली ने उसे देख लिया है। वेस्ली ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। यहाँ क्रॉस वेस्ली से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेस्ली क्रॉस पर गोली चला देता है। तभी क्रॉस भी वेस्ली की बुलेट पर फायर करता है। यहाँ काफी बार क्रॉस ऐसे ही बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉक्स को भी पता लग जाता है कि वेस्ली और क्रॉस ट्रेन में हैं और वो एक कार लेकर ट्रेन का पीछा करती है और ट्रेन तक पहुंचने के चक्कर में वो अपनी कार को ही ट्रेन में घुसा देती है। यहाँ क्रॉस फॉक्स को मारने के लिए फायर करता है, लेकिन वेस्ली क्रॉस फायर करके फॉक्स को बचा लेता है। ट्रेन कुछ देर बाद एक पहाड़ी इलाके में पहुंचती है और कार का भार होने की वजह से पूरी ट्रेन काफी ऊंचाई पर आधी लटक जाती है। यहाँ वेस्ली के हाथ फिसलने लगते हैं और वो खाई में गिरने लगता है, लेकिन तभी क्रॉस उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए वेस्ली क्रॉस पर गोलियां चला देता है। क्रॉस काफी जख्मी हालत में ट्रेन में पड़ा था और वो मरते हुए कहता है कि उन्होंने तुमसे झूठ कहा था, एक्चुअल में मैं तुम्हारा पिता हूँ। वेस्ली कहता है कि तुम ये बकवास बंद करो और कुछ सेकंड्स बाद ही क्रॉस मर जाता है। ये सब बातें फॉक्स भी सुन रही थी। वेस्ली पूछता है कि क्या ये सब सच है? फॉक्स कहती है हाँ ये सच है, ये तुम्हारा पिता था, इसने हमारे गैंग से गद्दारी की थी और इसका मुकाबला अभी तक कोई नहीं कर सका। हमें पता था कि ये कभी भी अपने बेटे को नहीं मारेगा, इसीलिए हमने इसे मारने के लिए तुम्हें चुना। फॉक्स बताती है कि क्रॉस को मारने का फरमान काफी पहले जारी हो चुका था और अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा क्योंकि तुम्हें मारने का काम मुझे मिला है। तभी वेस्ली अपनी नीचे वाली विंडो पर गोली चला देता है, जिससे क्रॉस की बॉडी के साथ साथ वेस्ली भी काफी ऊंचाई से पानी में गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि वेस्ली की आंखें अपने घर के सामने वाले घर में खुलती हैं। उनका घर रेलवे लाइन की दूसरी तरफ था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड फोन पर किसी से बातें कर रही थी। हम देखते हैं यहाँ चर्च का वो पादरी भी मौजूद था जो क्रॉस के लिए गोलियां बनाता था। वही पादरी वेस्ली को यहाँ लाया था। पादरी बताता है कि ये तुम्हारे पिता का घर है, वो बचपन से ही तुम पर नजर रखे हुए थे। वो तुमसे इसीलिए दूर हुए थे ताकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको। लेकिन वेस्ली कहता है क्रॉस का तो पूरा इरादा था मुझे मारने का। पादरी बताता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो हमेशा से ही तुम्हें बचाना चाहते थे। यहाँ वेस्ली ऑब्जर्व करता है कि उसके फादर ने तो कभी भी उस पर फायर किया ही नहीं था। उसने हमेशा ही अपने बचाव में बुलेट पर गोली चलाई थी और ट्रेन में गिरते वक्त भी उसके फादर ने ही उसे बचाया था। पादरी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पिता पहले स्लोन के साथ ही काम करते थे, लेकिन उन्हें ये बात पता लगी कि स्लोन अपने फायदे के लिए बिरादरी की तरफ से आने वाले नामों से हेरा फेरी कर रहा है। तब उन्होंने स्लोन के गैंग के खिलाफ बगावत कर दी। स्लोन को पता था कि क्रॉस अपने बेटे को कभी नहीं मारेगा, इसीलिए स्लोन ने तुम्हें ढूंढा और उसने हमेशा से ही फॉक्स को तुम्हारे साथ रखा ताकि तुम्हारे पिता तुम तक ना पहुंच सके। उन्होंने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई और तुमसे अपने ही पिता का कत्ल करवा दिया। वेस्ली को पता लगता है कि क्रॉस को मारने का फरमान कभी निकला ही नहीं था। एक्चुअल में सालों पहले स्लोन को मारने का फरमान निकला था, क्योंकि उस गैंग का हेड स्लोन ही था, इसीलिए उसने फरमान के नाम को बदलकर क्रॉस का नाम बता दिया। वेस्ली
वेस्ली को अपनी इस बेवकूफी पर काफी गुस्सा आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि वेस्ली को अपने पिता के घर पर काफी सारे हथियार मिले थे। इसके बाद वेस्ली एक शॉपिंग मॉल में जाकर काफी सारा पीनट बटर खरीदता है, जिसकी मदद से वो जंकयार्ड से काफी सारे चूहे एक ट्रक में भर लेता है और उन पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले छोटे बॉम्ब्स बांध देता है। अगले सीन में वेस्ली एक ट्रक लेकर स्लोन की फैक्ट्री का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और यहाँ वो ट्रक के पीछे का दरवाजा खोल देता है, जिससे सारे चूहे फैक्ट्री में चारों तरफ घुस जाते हैं और कुछ देर बाद ही वेस्ली रिमोट का बटन दबाकर एक साथ सारे बॉम्ब्स फोड़ देता है, जिससे आधी से ज्यादा फैक्ट्री में धमाका हो जाता है और काफी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद वेस्ली ट्रक से निकलकर सलोन तक पहुंचने की कोशिश करता है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालता है। जब वो सलोन के कमरे में पहुंचता है तब फोक्स के साथ साथ उसके साथी भी वेस्ली को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सभी एक सर्कल में वेस्ली को घेरे खड़े थे। यहाँ वेस्ली अपनी गन्स नीचे करता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सलोन की सारी सच्चाई बता देता है। उन्हें पता लग जाता है कि क्रोस को मारने का फरमान कभी निकला ही नहीं था, बल्कि क्रोस की जगह सलोन को मारने का फरमान जारी हुआ था। फोक्स सलोन से पूछती है कि क्या ये सब सच है, तो सलोन बताता है कि हाँ ये सच है, मेरे साथ साथ तुम सबको मारने का फरमान भी जारी किया गया था। और वो एक एक करके सबके नाम दिखाने लगता है। सलोन कहता है कि अगर तुम्हें बिरादरी की बात माननी है तो अभी अपनी गन से अपने आप को मार डालो या फिर मेरा साथ दो और वेस्ली को मार डालो। ये कहकर सलोन वहां से निकल जाता है। इसके बाद गनस्मिथ कहता है कि हमें इसे मार डालना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही फोक्स घुमाकर एक फायर करती है। सबसे पहले बुलेट गनस्मिथ के भेजे को उड़ाती है और ऐसे ही सभी के सिर से निकलती हुई आखिर में बुलेट फोक्स के सिर में लग जाती है, जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती है और वेस्ली बच जाता है। वेस्ली अब सलोन को फैक्ट्री में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सलोन नहीं मिलता। सीन यहीं कट होता है और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सलोन वेस्ली को मारने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन जब वो वेस्ली को घूमने के लिए कहता है तब वो समझ जाता है कि ये एक जाल था, क्योंकि वहां वेस्ली की जगह उसके जैसा दिखने वाला कोई और इंसान मौजूद था। जब सलोन अपने पैरों के पास देखता है तो उसे एक क्रॉस का निशान नजर आता है और तभी एक गोली लगने की वजह से उसका सिर फट जाता है। यहाँ से मूवी थोड़ा रिवर्स में जाती है और हमें समझ आता है कि वेस्ली ने अपने पिता के घर बैठे बैठे एक स्नाइपर गन से ये निशाना लगाया था। निशाना लगाने के बाद वेस्ली कहता है कि शिकारी बनना शिकार होने से अच्छा है और मूवी यहीं खत्म होती है।